Hello everyone, happy learning to all of you. Myself Viren Wadhwa from Panoramic Education. आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस एंड लॉगरिथम्स का एक बहुत ही प्यारा सा और इफेक्टिव रिवीजन लेके आए हैं। यहाँ पे हम सारे टॉपिक्स वन बाय वन कवर करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी। मैं ऐसा मानते हुए चलता हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर के बेसिक्स एकदम अच्छे से क्लियर है, आइडेंटिटीज आती होगी कम से कम रेशियो प्रोपोर्शन और इंडाइसिस की। तो ठीक है, लॉगरिथम की आइडेंटिटीज हम प्रॉपरली अच्छे से डिस्कस करेंगे। हर एक आइडेंटिटी डिस्कस करने के बाद उसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी अपने देखने वाले हैं। और साथ ही साथ इस लेक्चर के एंड में जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने, हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 उसके अंदर अपने पहले रेशियो और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रोपोर्शन और उसकी प्रॉपर्टीज, फिर उसके बाद इंडाइसिस और उसकी प्रॉपर्टीज, उसके बाद लॉगरिथम और उसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बाकी 3 टॉपिक्स को मैं थोड़ा जल्दी कवर करने का ट्राई करूंगा, जैसे कि आपका जो लॉगरिथम वाला अच्छा टॉपिक है उसको अपने ज्यादा टाइम दे पाए। और इसको हम इफेक्टिवली कैसे कर लेंगे सर? जैसे अपने टॉपिक्स पढ़ेंगे उसके साथ साथ उसके टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं अपने जेनजी जनरेशन वाले लोग हैं, तो इस लेक्चर के एंड में हम खूब सारे रेड फ्लैग्स को भी डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग को इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं। अगर हमने उस रेड फ्लैग्स पे गौर किया तो हमारे ग्रीन ग्रीन मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक सूचना के साथ। वो क्या है वो आप सब लोगों को पता है। क्या है वो? नोटबुक पेन लेके बैठ जाएंगे, क्योंकि मैथ्स पढ़ के नहीं लिख के सॉल्व करी जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास फटाफट से शुरू करते हैं। नोटबुक पेन निकाल लो, मेरे साथ लिखते जाना। जो जो प्रॉपर्टीज मैं आप लोग को बता रहा हूं आप लोग लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें और रिवाइज भी करते चलें। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेशियो। रेशियो क्या होता है? अपने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई गेस 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं। रेशियो के बारे में हमें बताने की ज्यादा बात जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कुछ टर्म्स है जो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई भी एक रेशियो को A/B के फॉर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पे A इज नोन एज एंटीसीडेंट, मतलब न्यूमरेटर को अपने एंटीसीडेंट कहते हैं और डिनोमिनेटर दैट इज B उसको अपने कंसीक्वेंट कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को कोई भी रेशियो गिवन होगा, अगर आपको उसका इनवर्स रेशियो पूछ लिया जाए, इनवर्स मतलब क्या बोलो? इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर आप लोगों के पास कोई भी एक रेशियो दिया हो जिसको अपने A/B के फॉर्म में लिखा है, अगर मैं आपको उसका इनवर्स रेशियो पूछता हूं तो उसका इनवर्स रेशियो जो होता है वो B/A होता है। एग्जाम्पल देने का जरूरत मुझे नहीं लगता है, फिर भी मैं दे देता हूं। देखो, अगर किसी का कोई रेशियो 3:4 है तो उसका इनवर्स रेशियो क्या होगा? 4:3 होगा। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो की बात करते हैं। कोई भी एक रेशियो गिवन है, अगर आपको उसका डुप्लीकेट रेशियो निकालना है तो आपको स्क्वायर कर लेना है। अगर 3:4 रेशियो आप लोग के पास गिवन है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 9:16 होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपको ट्रिप्लीकेट रेशियो की बात करूं तो हमारा जो ट्रिप्लीकेट रेशियो होता है, अगर वो 3:4 दिया है तो 3 का क्यूब कर दो, 4 का क्यूब कर दो फटाफट, तो वो होगा 27:64। उसके बाद सब डुप्लीकेट रेशियो की बात करी जाती है। सब डुप्लीकेट मतलब क्या समझते हैं? डुप्लीकेट रेशियो में अपने क्या करते थे बच्चा लोग? अपने डुप्लीकेट रेशियो में रेशियो का स्क्वायर कर देते थे। सब डुप्लीकेट रेशियो में अपने क्या करने वाले हैं? जो भी रेशियो गिवन होगा उसका रूट कर लेंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोग को रेशियो दे देता हूं 9:16 और मैं आपको बोलता हूं इसका सब डुप्लीकेट रेशियो लिख के बताओ, इसका मतलब 9:16 का रूट कैलकुलेट करके बताओ, तो रूट होगा 3:4। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट कर लेना है। जैसे डुप्लीकेट था वैसे ही सब डुप्लीकेट, वैसे ही ट्रिप्लीकेट का सब ट्रिप्लीकेट हो जाता है। जैसे 27:64 अगर आप लोग के पास कोई एक रेशियो है, उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशियो करने को बोलूं, इसका मतलब क्यूब रूट दैट वुड बी 3:4 अगेन। ठीक है, कंपाउंड रेशियो का मतलब क्या होता है समझते हैं? कंपाउंड रेशियो का मतलब दो रेशियोज आप लोग को गिवन होंगे, एक रेशियो होगा A/B, दूसरा रेशियो होगा C/D। कंपाउंड रेशियो निकालना मतलब क्या होता है? उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना।
न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास मान लो 3:4 एक पर्टिकुलर रेशियो है और दूसरा रेशियो है आपके पास 5:8। अगर मैं आपको बोलूं इन दोनों का आप लोगों को क्या करना है, कंपाउंड रेशियो कैलकुलेट करना है, तो बस आपको इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस जो है उनको पर्टिकुलरली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो के बारे में हम लोग को जितनी ज्ञान या जितनी जानकारी की जरूरत थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। यही सारी प्रॉपर्टीज है हमारे रेशियो की। अब कुछ PYQs कर लेते हैं जो रेशियो के अकॉर्डिंग हम लोगों को पूछे गए हैं पिछले सालों में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमको क्वेश्चन में बोला गया है देयर आर 2 पीपल, उनके जो इनकम है वो उनका जो रेशियो है वो 7:9 है। तो देखो ध्यान देंगे, अभी हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम इन लोगों का इनकम का बात करते हैं। तो वी हैव 2 पीपल R and S। रेशियो की बात करेंगे, उनका जो रेशियो गिवन है वो 7:9 गिवन है। इसका मतलब अगर R की इनकम 7x है तो S की इनकम 9x हो जाती है। जब भी आप रेशियो को ओपन करते हैं ना तो एक वेरिएबल जोड़ देना है, ये आपको पता ही होगा। 7:9 का रेशियो होगा 7x और 9x, ठीक है। सिमिलरली उनके एक्सपेंडिचर्स, इसका मतलब उनके जो खर्चे हैं उनका जो रेशियो है, उनके जो खर्चे हैं मतलब एक्सपेंडिचर्स जो है वो क्या है 4y और 5y। अब देखो x मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, x जो है मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, इसलिए मैं वापस नहीं ले रहा हूं। तो इसलिए एक को 4y लिखा तो दूसरे को 5y लिख देता हूं। उसके बाद हम लोग को बोला गया है देयर टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ R। पहले तो उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो उनके R के इनकम के बराबर है और आपको बोला गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सेविंग्स। तो पहले सेविंग्स निकाल लेते, ठीक है। तो हमारे जो सेविंग्स होगी, देखो R ने 7x कमाया है, उसमें से उसने 4y खर्चा कर दिया, तो बचा कितना देखो 7x माइनस 4y बराबर बात है। उसके बाद S ने 9x कमाया है, कितना खर्चा कर दिया 5y खर्चा कर दिया है, तो उसके बाद बचा कितना 9x माइनस 5y। हमको उनके सेविंग्स रेशियो को कैलकुलेट करना है। सेविंग्स का रेशियो मतलब 7x माइनस 4y अपॉन 9x माइनस 5y, इसको कैलकुलेट करना है। पर हमको एक इंफॉर्मेशन गिवन है, वो इंफॉर्मेशन क्या है उसको पढ़ते हैं। देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया है, देयर टोटल एक्सपेंडिचर, जो उनका टोटल कुल मिला के एक्सपेंडिचर है। देखो एक्सपेंडिचर R का 4y है, S का 5y है, तो टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा, टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा 9y इज इक्वल टू इनकम ऑफ R, इज इक्वल टू R की इनकम। R की इनकम देखो क्या है 7x। तो ये दोनों इक्वल दिए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 9y/7। तो मैं x की जगह पे 9y/7 जो है वो इसको इधर सब्स्टिट्यूट करके फाइनल रेशियो निकाल देता हूं। ये सेविंग्स रेशियो लिखा है मैंने, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट से। 7 इधर लिखेंगे 9y/7 माइनस 4y होल अपॉन 9 इंटू 9y/7 माइनस 5y। y जो है वो कॉमन निकल के कट जाएगा, ये 7 और ये 7 को काट देते हैं। ऊपर बचेगा 5y, नीचे बचेगा एलसीएम ले लेता हूं 81 माइनस 35 अपॉन 7, ये y में 7 को ऊपर भेजते हैं, y और y को कट कर देते हैं, ऊपर बचेगा 35, नीचे हम 81 में से 35 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे हिसाब से 46 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को बोला गया है बैग कंटेन्स 105 कॉइन। तो हमारे पास एक बैग है, उसमें कुल मिला के 105 कॉइन्स हैं। हम लोगों को बोला गया है कुछ कॉइन 50 पैसे के हैं, कुछ कॉइन 25 पैसे के हैं, ऐसा बोला गया है। ऐसा अज्यूम करते हैं कि 50 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो एक्स कॉइन्स हैं और 25 पैसे के जो कॉइन्स हैं वो वाई कॉइन्स है। ऐसा क्यों मानना है, हमको बोला गया है उनके बीच का जो रेशियो है वो 4:3 है। मतलब अगर मैं 50 पैसे के 4x कॉइन्स है तो हमारे 25 पैसे के 3x कॉइन्स हो जाएंगे, ठीक है। हमको बोला गया है
कि टोटल मिला के 105 कॉइन है बराबर। तो पहले हम है ना कितने कॉइन 50 पैसे के और कितने कॉइन 25 पैसे के वो निकाल लेते हैं। देखो 105 कॉइन्स है, 4x जो है वो 50 पैसे के कॉइन्स है, 3x जो है वो 25 पैसे के कॉइन्स है, कुल मिला के कॉइन्स 105 है। ठीक है, कुल मिला के 105 कॉइन्स है। 7x की वैल्यू 105 हो जाएगी, x की वैल्यू 7 1 जा 15 आ जाएगी, 7 1 जा 7 और फिर 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेंगे कि जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो होंगे 60 कॉइन्स, जो 25 पैसे के होंगे वो होंगे 45 कॉइन्स। ठीक है, 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे 45 कॉइन्स होंगे। तो 50 पैसे के हमारे कितने कॉइन्स आए 60 और 25 पैसे के अपने कितने कॉइन्स आए 45, बराबर बात है। अब हम लोग को टोटल अमाउंट कितना है वो कैलकुलेट करके बताना है। टोटल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास 50 पैसे के 60 कॉइन्स है, 50 पैसे मतलब कितने रुपए 50 बाई 100 उसके 60 कॉइन्स है। ठीक है, तो आंसर आ गया 30 रुपए हमारे पास 50 पैसे के हैं और बचे कितने 25 पैसे के। तो 25 बाई 100 क्योंकि 25 पैसा मतलब 1/4 रुपी राइट इनटू 45। तो 25 1 जा 25 4 जा 4 की टेबल में आ जाएगा 11.25 रुपए। ठीक है, तो कुल मिला के कितना पैसा हुआ देखो 41.25 रुपीज हुआ। तो करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो रहा होगा। बहुत आसान आते हैं रेशियो के क्वेश्चंस, इसलिए हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे ताकि हम लॉगरिथम को ज्यादा टाइम दे पाए और इफेक्टिवली इस रिवीजन को कवर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं हम लोग को बोला गया है इन अ डिपार्टमेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आर इन रेशियो 3:2। इतना सा पढ़ के हम क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हमारे जो मेल्स है वो 3x है तो हमारी जो फीमेल्स होंगी वो 2x होगी। बोलो क्लियर होता है ना। अब आप लोग को बोला गया है कि 2 मेल इस कंपनी में ज्वाइन कर दिए हैं और 5 फीमेल इस कंपनी में ज्वाइन कर दिए हैं, तो इसकी वजह से रेशियो जो हो जाता है अभी 1:1 का हो जाता है। तो ये तो बिफोर की बात थी। आफ्टर में नंबर ऑफ मेल्स कितने होंगे, देखो 3x मेल ऑलरेडी थे, 2 मेल ज्वाइन किए हैं, तो टोटल मेल कितने हुए 3x + 2। फीमेल्स ऑलरेडी 2x है, 5 फीमेल ज्वाइन कर ली है, तो टोटल फीमेल कितनी हुई 2x + 5, बराबर बात है। इनका जो रेशियो है वो 1:1 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो फटाफट से इनके रेशियो को हम लिख देंगे 1/1। सॉल्व कर लेते हैं, 3x + 2 को लिख देंगे 2x + 5, 2x को इधर 2 को उधर, तो x = 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई है। अब हम इधर 3 पुट कर देंगे तो मेल हुए 9, फीमेल हुई 6। हमको क्वेश्चन पूछता है इनिशियली द नंबर ऑफ फीमेल्स आर, तो दैट इज 6, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग को, सेम क्वेश्चन है वो कॉइन्स वाले जैसा ही है। हमको क्वेश्चन में बोला गया है इस बार 25 पैसे के कॉइन है, 25 पैसे के कॉइन है, 10 पैसे के कॉइन है, 5 पैसे के कॉइन है। ठीक है, 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे, इनका रेशियो गिवन है 3:2:1। आपको पता है ना रेशियो गिवन होता है तो क्या करते हैं, पहले वाले को 3x अज्यूम करेंगे, दूसरे वाले को 2x और तीसरे वाले को 1x, राइट। तो 3x इधर, 2x इधर, 1x इधर। तो इधर से पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। देखो अमाउंट 25 पैसे का कितना होगा, 25 पैसा मतलब 1/4 ऑफ अ रूपी, तो 1/4 इंटू 3x, तो इधर 3x/4 रुपीज है। ठीक है, इधर से अमाउंट कितना होगा 10 पैसे मतलब कितना रुपी सोचो, 10/100, 1/10 रुपी, राइट। तो इधर होगा 1/10 इंटू 2x मतलब 2x/10 रुपीज। 5 पैसे मतलब कितना रुपये होगा 5/100, 5/100 1/20 होता है, तो 1/20 इंटू 1x, तो 1x/20 रुपीज। अब टोटल मिला के जो हमारे पास पैसा है वो हमको 40 गिवन है, मतलब इन सब का प्लस कितना होना चाहिए 40। 3x/4 + 2x/10 + 1x/20 = 40। एलसीएम ले लेते हैं 20, 5 15x, फिर इधर आएगा 10 2 जा मतलब 6x, इधर आएगा 1 जा ही, तो 15 6 21 1 22x = 800 हो जाता है। ओके
तो x की वैल्यू आ जाएगी 800/22। कुछ गलती कर दी क्या? हाउ मेनी 5 ऐसे कॉइन्स आर देयर, तो आपको x की वैल्यू ही कैलकुलेट करके बतानी है। तो 2 की टेबल में 400, 2 की टेबल में 11, तो आप इसके कॉइन जो है वो x के रेशियो में आ रहे हैं, 40 के अराउंड आएंगे। एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, शायद मैंने कुछ गलती की है। एक बार बस मैं चेक कर लेता हूँ। 1/4 3x, 1/10 2x, सही है। एलसीएम 20 लिया, हाँ मिल गई गलती। तो इधर आ जाएगा 4, इधर आएगा 20, इधर आएगा 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। ठीक है, तो हमारे पास कुल मिला के 40 कॉइन्स हैं, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो दिस इज द वे वी सॉल्व द रेशियो टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा दिमाग से करेंगे तो होगा, वरना आप इसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। हमको क्वेश्चन में बोला है x:y का रेशियो 4:6 है, z:x का रेशियो 4:16 है। ठीक है, तो हम लोग को y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इधर जो x है वो 16 है ना, तो इधर वाले x को भी 16 बना दो। 16 कैसे बना सकते हो? 4 से मल्टीप्लाई करके, बराबर है। तो इधर वाले x को 16 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं x:y, 4 से मल्टीप्लाई 16:24, तो z:x इज 4:16। तो देखो x को हमने सेम कर दिया, x को सेम कर दिया, तो हम y और z का कंपैरिजन अब कर सकते हैं। तो y और z का कंपैरिजन करना है तो y:z क्या आएगा? y क्या है? 24 और z क्या है? 4। तो y:z आ रहा है 24:4, आपको y दिया है, z की कोई वैल्यू नहीं गिवन है ना, तो z को 1 अज्यूम कर लेना है। ठीक है, तो y/z इज 24/4। अगर z का कोई वैल्यू गिवन नहीं है, उसको 1 अज्यूम कर लें, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा। तो जब भी आप लोग को ऐसे डबल रेशियो वाले क्वेश्चंस आए तो क्या करना है, कोई एक बंदा कॉमन होगा, तो उस कॉमन बंदे की वैल्यू को इक्वेट कर लेना है। जैसे दूसरे रेशियो और पहले रेशियो में कॉमन पर्सन कौन है? x है, राइट। तो अपने क्या करेंगे, जो कॉमन पर्सन है उसकी वैल्यू सेम कर देंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में, दूसरे वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 16 थी, पहले वाले इक्वेशन में x की वैल्यू 4 थी। अगर हम इन दोनों रेशियो को कंपेयर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कॉमन वेरिएबल जो होगा उसको सेम। तो पहले वाले रेशियो को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग को बोला गया है सम ऑफ द मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ABCD। ठीक है, इन द प्रोपोर्शन 5:2:4:3। ठीक है, हमको A:B:C:D का पैसा दिया है। अगर मैं A को 5x मान लेता हूं, B को 2x मान लेता हूं, C को 4x मान लेता हूं और D को 3x मान लेता हूं, C gets 1000 मोर देन D। जो C को पैसा मिला है 1000 रुपए ज्यादा मिला है D से, राइट। तो D को जितना पैसा मिला उससे 1000 ज्यादा C को मिलने वाला है। C की वैल्यू को मैं लिख देता हूं 4x इज इक्वल टू 1000 प्लस D की जगह पे लिख देता हूं 3x। ये 3x को इधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू 1000 आ जाएगी। इससे हमको ये पता चला x 1000 है। अब हम लोग को बोला व्हाट इज B's शेयर, तो B को कितना मिलने वाला है 2x, 2 × 1000, 2000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेशियो के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। रेशियो के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, आपने देखा इतने ही आए हैं PYQ में, ज्यादा लॉग के आते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में रेशियो के जो क्वेश्चंस है वो इतने देखे गए, तो मैंने आपको सारे के सारे करवा दिए हैं। प्रपोर्शन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, प्रपोर्शन का मैंने प्रीवियस ईयर में एक भी क्वेश्चन नहीं देखा। ठीक है, बस प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं, उसके अलावा आप सारे क्वेश्चंस प्रपोर्शन के कर पाएंगे। प्रपोर्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, वो इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज यूज करे बिना भी हम सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी इसलिए मैंने अभी इस क्लास में नहीं डिस्कस करी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रपोर्शन की बात करेंगे। प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। जब दो रेशियो इक्वल होते हैं ना, फिर से रिपीट करता हूं, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो दे आर इन प्रपोर्शन। बस तेरा रेशियो मेरा रेशियो बराबर, तो हम दोनों प्रपोर्शन में है। ठीक है, तो प्रपोर्शन का मतलब यही होता है कि एक रेशियो है मान लो A/B,
इज इन प्रपोर्शन विथ रेशियो C/D। मतलब A और B का जो रेशियो है और C और D का जो रेशियो है वो बराबर है, ऐसा बात है। तो A/B तो A/B, C/D मतलब C/D। ठीक है, अब यहाँ पे प्रपोर्शन में जो नंबर्स राइट एक्सट्रीम्स पे होते हैं उनको एक्सट्रीम्स कहा जाता है। सिंपल बात है, A और D एक्सट्रीम पोजीशंस पे है तो दे आर नोन एज एक्सट्रीम्स। बीच वाले जो दो नंबर होते हैं दे आर नोन एज मीन्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल करते हैं, थोड़ा आपको प्रपोर्शन का ज्ञात हो जाए उस बात को लेके। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं 2:3 इज इन प्रपोर्शन विथ 4:x। ठीक है तो इसका मतलब क्या है समझो कि ये जो रेशियो है 2/3 वो किसके बराबर है, ये वाले रेशियो 4/x के। तो x इज इक्वल टू 12/2 ऐसे 6। कभी कभी आपको बोला जाता है फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 2,3,8। ठीक है, फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ 2,3,8 का मतलब क्या कि अगर एक रेशियो 2:3 है तो दूसरा ऐसा रेशियो ढूंढो जो 8:x होगा। तो जो चौथा नंबर आना चाहिए वो आपको फाइंड करना है। तो जो चौथा नंबर है वो x होगा, तो वही सेम बात 2/3 इज इक्वल टू 8/x, x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो कभी भी आपको ऐसा बोला जाए फाइंड करके बताओ फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आप ऐसे कर सकते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन बोले तो तीसरा नंबर ढूंढना है। अब प्रोपोर्शनैलिटी की एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो काम आती है वो ये है कि हमेशा A और D को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलता है वो बीच वाले दोनों को मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर आता है। इसका मतलब AD BC के हमेशा बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट होता है, मतलब A और D को अगर आपने मल्टीप्लाई किया और बीच वाले दोनों नंबर को अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल करते हैं, इधर 2 और x को मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 और x को मल्टीप्लाई करो और ये को मल्टीप्लाई करो, तो देखो x की वैल्यू 6 आई। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिमिलरली इधर x लिखा है तो 2 और x को मल्टीप्लाई करो, बीच वाले दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 12। देखो ये और ये सेम आई। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी इस तरीके से यूज करी जा सकती है कि जो हमारे एक्सट्रीम्स हैं उनका प्रोडक्ट, जो हमारे मीन है उनका प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है। ये प्रोपोर्शन की पहली आइडेंटिटी है। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, कभी भी 3 रेशियो आएंगे और बोलेंगे द 3 रेशियोज आर इन कंटिन्यूअस रेशियो। 3 रेशियो कंटिन्यूअस रेशियो में, 3 नंबर्स कंटिन्यूअस रेशियो में, मतलब A इज इन रेशियो विद B इज इन रेशियो विद C। तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले दो का रेशियो मतलब A/B इज इक्वल टू दूसरे दो का रेशियो मतलब B/C। तो A/B किसके बराबर है, B/C के। तो 3 रेशियो जब होते हैं ना तो ऐसा करना होता है, A/B 3 नंबर जब रेशियो में होते हैं तो ऐसा करना है A/B इज इक्वल टू B/C, ऐसा करेंगे। तो A/B B/C के बराबर होगा। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया इधर तो B² इक्वल टू AC आया, तो B इज इक्वल टू √AC आ गया। तो B जो है ना, ये जो √AC है इज नोन एज मीन प्रपोर्शन बिटवीन A एंड C। एक एग्जांपल करते हैं, आपको बोलेंगे इफ 4x9 आर इन कंटिन्यूअस रेशियो देन फाइंड x। जब भी 3 नंबर कंटिन्यूअस रेशियो में होते हैं तो जो बीच वाले का स्क्वायर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर होता है। ये याद रखेंगे। ठीक है, हमेशा एक चीज याद रखना है कि जब 3 नंबर हमारे किस में होंगे, रेशियो में होंगे, कंटिन्यूअस रेशियो में होंगे, तो जो बीच वाले का नंबर का स्क्वायर है वो पहले और आखिरी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो वो 4 × 9 के बराबर होगा, तो x² इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू +-6 आएगा। नेगेटिव नंबर्स रेशियो में निग्लेक्ट करे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को लिखा जाएगा। अगर मैं आपको बोल दूं कि फाइंड करके बताओ मीन प्रपोर्शन बिटवीन 4 एंड 16, तो 4 और 16 के बीच का अगर मैं आपको मीन प्रपोर्शन पूछता हूं, इसका मतलब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं
कि एक ऐसा नंबर जो 4 और 16 के बीच में रखा जाए ताकि वो तीनों प्रोपोर्शन में हो जाए। हमें पता है जब तीन नंबर्स कंटिन्यूअस रेशियो में होते हैं तो बीच वाले का स्क्वायर पहले इंटू तीसरे नंबर के बराबर होता है। तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे और पहले इंटू तीसरे के बराबर कर देंगे। तो यहां से प्लस माइनस 8 आएगा, पर आप लोग को 8 एज अ नंबर कंसिडर करना है क्योंकि रेशियो में नेगेटिव नंबर नहीं चलते। बोलो, रेशियो में नेगेटिव नंबर नहीं चलते। ठीक है, तो रेशियो और प्रपोर्शन में इतनी बातें होती है, छोटा सा टॉपिक है वो मैंने कवर कर दिया है। हम इंडाइसिस पे आ जाते हैं। इंडाइसिस की सारी प्रॉपर्टीज अगर आप लोग को बहुत अच्छे से याद है तो आप लोगों को इंडाइसिस के क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो इंडाइसिस की क्या प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। आप फटाफट से स्क्रीन पॉज करके लिख ले, या तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी क्या करेंगे, मैं बिल्कुल भी आप लोगों को वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह में, कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग वो करो, आप लिखो, मैं बस वो चाहता हूँ। ठीक है, तो इंडाइसिस और पावर्स और एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं तो कुछ आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे लिखी है, कुल मिला के 11 आइडेंटिटी लिखी है। फटाफट से वो आइडेंटिटी देखते हैं और PYQ पे बढ़ते हैं। तो देखो, पहली आइडेंटिटी क्या कहती है, कोई भी नंबर है अगर हमारे पास, उसकी पावर में अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। कोई भी नंबर 3 की पावर 0, 5 की पावर 0, 6 की पावर 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। 0 की पावर 0 अगर आएगा तो नॉट डिफाइंड। कभी कभी मैं देखता हूँ लोग बहुत जल्दी ही स्पॉन्टेनियसली ये बोल देते हैं कि 6 की पावर 0 सर 0 होता है। ऐसा नहीं है, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 एक्सेप्ट 0। 0 की पावर 0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी पे आते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है कि कोई भी दो नंबर जिनका बेस सेम है और अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को बताऊं कि अगर x की पावर 2 लिखा है, x की पावर 3 लिखा है तो आंसर x की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, पावर्स प्लस हो जाएगी। सिमिलरली थर्ड आइडेंटिटी उसी का जैसी ही है कि अगर दो नंबर्स डिवाइड में होंगे तो जो पावर्स होगी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये मैं समझता हूं कि आप लोग को आता है। उसके बाद चौथी आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर कोई भी एक नंबर है उसकी पावर है, उसकी भी कोई एक पावर है, तो पावर में पावर बिकम्स अल्ट्रा पावर। नहीं, ऐसा नहीं होता, पावर में पावर बिकम्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो पावर में पावर होगा तो हमेशा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे x का स्क्वायर लिखता हूँ और पावर में 3 लिखता हूँ तो हो जाएगा x की पावर 2 इंटू 3 मतलब x की पावर 6। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे बढ़ते हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी देखेंगे, हमको बोला गया 1 अपॉन a की पावर n है तो वो a की पावर माइनस n हो जाएगा। जब भी आप लोग को कोई भी एक नंबर गिवन है, उसकी पावर है कुछ, अगर आप उसको नीचे से मतलब डिनोमिनेटर से अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाते हो या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेके जाते हो तो आपको क्या ध्यान देना है, जो पावर है उसका साइन चेंज कर देना है। बहुत बच्चे पावर में रेसिप्रोकल कर देते हैं, दैट इज अ रेड फ्लैग, उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो समझाता हूं मैं आप लोगों को क्या करना है। बहुत बच्चों का क्या करना होता है मैं आपको भी सिखाता हूं। देखो 3/5 है, उसकी पावर 2 लिखा है, तो ये लोगों को मैं बोलूंगा कि अगर इसका रेशियो को चेंज करें, 3/5 का उल्टा कर दो, 5/3 हो जाएगा, राइट। तो रेशियो चेंज करते तो ऊपर हाफ कर देते, ये गलत बात है। अगर आप रेशियो का रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन चेंज, रेशियो का रेसिप्रोकल पावर का साइन चेंज, रेशियो का रेसिप्रोकल पावर का साइन चेंज। ठीक है, जो भी रेशियो आप लोग को गिवन है अगर आप उसका रेसिप्रोकल करेंगे, जो पावर होगी उसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो समझते हैं। अब सिक्स्थ आइडेंटिटी पे आएंगे। देखो सिक्स्थ आइडेंटिटी क्या कहती है, a/b की पावर में m है तो पावर बट जाती है। इसका मतलब क्या होता है, ये तो अपने को पता है कि 3 की पावर 8 है, उसकी पावर 7 है, तो ये पावर में 7 आप दोनों को दे सकते हो। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो क्या है, 7 जो भी सिखाई, a/b लिखा है, अगर आपने अंदर रेसिप्रोकल किया, a/b को b/a बनाया तो जो पावर m है तो वो पावर -m हो जाएगी। रेसिप्रोकल साइन चेंज, रेसिप्रोकल साइन चेंज। ठीक है, नेक्स्ट एथ आइडेंटिटी पे आते हैं। a इंटू बी की पावर m है, सेम पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, a की पावर में भी m इंटू बी की पावर में भी m। नेक्स्ट नाइन्थ आइडेंटिटी, कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि कभी भी पावर जो है वो सामने जाती है तो पावर का रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका मतलब अगर x स्क्वायर है वो सामने जाएगा
तो पावर में हाफ हो जाएगा। कोई बोलेगा सर स्क्वायर सामने जाता है तो रूट नहीं होता था। अरे गग्गो, जब x जो पावर है जैसे 2 है वो सामने जाएगा तो रूट हो जाएगा, ना कि पावर में, मतलब हाफ और रूट एक ही बात है भाई, अलग अलग नहीं है। जैसे एक्स स्क्वायर है सामने गया तो रूट हो जाएगा, आपको पता है 2 सामने जाता है तो असली में पावर हाफ हो जाती है, और पावर हाफ और पावर रूट सेम बात है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू रूट 8, ये और ये सेम बात है। x क्यूब है अगर वो 16 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 की पावर 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पावर को सामने भेज के उसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोगों को 10th एग्जाम्पल में। देखो 10th में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए, जब रूट 4 लिखा है वही समझा रहा हूं मैं। रूट 4 का मतलब होता है पावर में हाफ, क्यूब रूट 7 का मतलब होता है पावर में 1/3, क्यूब रूट 8 मतलब क्यूब रूट नहीं, फोर्थ रूट लिखा है तो पावर में 1/4, स्क्वायर रूट मतलब पावर में हाफ, क्यूब रूट मतलब पावर में 1/3, फोर्थ रूट मतलब पावर में 1/4, ठीक है। और 12th बात जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 11th, वो ये है कि कभी भी तीन चीजें इक्वल दी हो ना तो हमारा पहला स्टेप होता है हम तीनों को इंडिविजुअली के मान के सम सॉल्व करते हैं। बस इसको सॉल्व करना कैसे, वो एक क्वेश्चन लिया है जहां पे इस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं, रिपीट क्या कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को कभी भी तीन चीजें इक्वल दी है, जब भी तीन चीजें इक्वल दी जाए तो हम लोगों को तीनों को इंडिविजुअली के अज्यूम करना है, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन, इस आइडेंटिटी को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। एक आइडेंटिटी और मेरे मन में आई है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, बहुत ही अंडररेटेड आइडेंटिटी है, बस इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने भी इग्नोर कर दिया, अब याद आया है। आइडेंटिटी इज, अगर तीन लोगों का सम 0 गिवन है, मतलब तीन ऐसे नंबर है जिनको प्लस करके आंसर 0 आ रहा है, तो हमेशा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होता है, ये ध्यान देना है। इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। 13th बात समझते हैं, एक और आइडेंटिटी मन में आती हुई कि अगर आप लोगों को कभी भी ऐसा दिया है कि x इज इक्वल टू, मैं भूल गया, याद आ गया नहीं तो ये आइडेंटिटी हम आगे यूज करेंगे तब याद आ जाएगी, ठीक है। तो वो एक क्वेश्चन में यूज होता है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12th वाली जो है वो ये है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इंडाइसिस की सारी आइडेंटिटीज नोट करके दे दी है, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, जरूर लिख लें, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है, देखो अगर किसी को क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीटली विजिबल नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। 6 की पावर में लिखा है n प्लस 4 प्लस लिखा है 3 की पावर में n प्लस 3 मल्टीप्लाई लिखा है 2 की पावर में n प्लस 3 होल अपॉन 5 इंटू 6 की पावर n प्लस 6 की पावर n, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग एक ट्रिक कर सकते हो। ट्रिक क्या है कि हम लोग देखेंगे ऑप्शन, ऑप्शन में क्या कोई भी वैल्यू n पे डिपेंड करती है क्या, ऑप्शन में कोई भी वैल्यू n पे डिपेंड नहीं करती है, इसका मतलब हम n का जो वैल्यू अज्यूम करना चाहें वो कर सकते हैं। तो n का कोई भी तरीके से एक वैल्यू अज्यूम कर लो, जैसे मैं n की वैल्यू कोई इजी सी अज्यूम कर लेता हूँ 0, तो n की जगह पे अगर मैं इधर 0 डाल दूंगा तो देखो क्या आएगा, 6 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 5 इंटू 6 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर से, जरूर कर सकते हो, पर मेरे पास अभी कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो मैं इसको थोड़ा मेरे तरीके से सॉल्व कर लेता हूँ। ये देखो 3 इंटू 2 है, 3 इंटू 2 होता है 6 पावर में 3। मैंने आपको अभी बताया दो लोगों की पावर है 3, तो हम पहले मल्टीप्लाई करके भी पावर ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। नीचे 6 की पावर 4 इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है, कॉमन ले लेता हूं, अंदर लिख देता हूं 5 प्लस 1। ऊपर क्या कॉमन आएगा 6 क्यूब और अंदर बचेगा 6 प्लस 1, नीचे क्या बचेगा 6 की पावर 4 इंटू 6। हमने कुछ गलती की है यार, मैंने कुछ क्वेश्चन सही से लिखा है, देख लेता हूं।
6 की पावर 4, 5 इंटू 6 की पावर 0। ओके, गलती मिल गई, यहाँ आपने n को 0 माना ना, ठीक है, n को 0 लिया है तो नीचे 0 आएगा। ओके, तो नीचे 0 आएगा, तो 6 की पावर 0 1 होता है, 6 की पावर 0 1 होता है, तो जो बचेगा वो सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। फिर उसके बाद ऊपर से हम 6 क्यूब कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 6 प्लस 1 होल अपॉन 6, 6 स्क्वायर इंटू 7, 36 इंटू 7 करेंगे तो 252 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर 252 है, दैट इज सी, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन में n है, पर जो हमारा आंसर है वो n पे डिपेंड ही नहीं करता भाई, तो हम n की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ले और सॉल्व कर ले तो हमारा आंसर जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा विजिबल क्लियरली ना हो तो मैं आपको बता देता हूं। हमको क्वेश्चन में बोला है 3a/2b की होल पावर 2x माइनस 4, 2b/3a की होल पावर 2x माइनस 4, ये क्वेश्चन दिया है। अब देखो हमको बोला ये दोनों कब इक्वल होंगे, आपके पास ऑप्शन है, आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। हम क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन से जा सकते हैं। आप ऑप्शन में x की जगह पे इधर 8 डालो, 6 डालो, 4 डालो, 2 डालो, जिससे आपका आंसर आए वो करेक्ट आंसर होगा। देखो मैं 2 डाल रहा हूं तो आंसर आ जाएगा, तो 2 डालेंगे तो देखो क्या आएगा, 3a/2b की पावर 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 इंटू 2 4 माइनस 4 0, 2b/3a की पावर 0 आएगा। इधर भी मैंने क्या किया है, x की जगह पे 2 पुट कर दिया है, ऑप्शन में पुट करता हूं, देखता हूं अगर ये दोनों इक्वल है तो ये आंसर है, वरना कुछ और पुट करूंगा। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो x इक्वल टू 2 पुट करके हमारा आंसर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको इंडाइसिस आना चाहिए, इंडाइसिस नहीं आएगा तो अगला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। किसी को अगर क्वेश्चन नहीं विजिबल है तो मैं फिर से अच्छे से लिख लेता हूं, 1 माइनस क्यूब रूट 0.027 और इसी के साथ मल्टीप्लाई में 5/6 और इसी के साथ मल्टीप्लाई में 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस, अब देखो ये 0.027 है, मेरे को है ना ये पॉइंट पसंद नहीं है तो पॉइंट हटा देता हूं। अगर मैं पॉइंट हटाना चाहता हूं तो 0.027 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 27/1000। मैंने आपको अभी बताया क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में 1/3, ये हम समझे हैं, तो इधर पावर में 1/3 लिख देंगे, इधर 5/6 लिख देंगे, इधर 1/2 लिख देंगे, इधर 1/2 लिख देंगे। ये 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हो, राइट, 27 को अपने 3 का क्यूब लिख सकते हैं तो वो 3 बचेगा। अच्छा लिख के बताता हूं, और इधर लिखा 5/6 और इधर लिखा 1/2 दो बार, मतलब 1/4। अब देखो पावर में 1/3 है, वो दोनों पे जाएगी, जैसे 3 की पावर 3 की पावर में जाएगा 1/3, पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 बचेगा। वैसे ही वो 10 की पावर 3 है, उसकी पावर में जाएगा 1/3, पावर में पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, आंसर 10 बचेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 3/10 इंटू 5/6 इंटू 1/4, 5 1 जा, 5 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 1 माइनस 1/16, एलसीएम ले लेंगे, यू वुड गेट द आंसर एज 15/16। करेक्ट आंसर जो होगा वो हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। आई गेस क्लियर होता है, हमने इंडाइसिस की प्रॉपरली अप्लाई की है आइडेंटिटीज और उसको अप्लाई करके आंसर आ गया है। इंडाइसिस में ज्यादा दिमाग नहीं लगता, एक्चुअली देखा जाए तो प्रपोर्शन और इंडाइसिस में आपके सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज से हो जाते हैं, रेशियो में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉगैरिथम्स में बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत अच्छे से लॉगैरिथम्स की नोट्स प्रिपेयर करके लाया हूँ और साथ ही साथ उसके PYQ भी अच्छे वाले लाया हूँ, ताकि जो भी आइडेंटिटीज आप लोग की लॉग में आप लोग को नहीं पता है वो सारी आइडेंटिटीज आप सीख तो लो, बट साथ ही साथ उसको PYQ में अप्लाई भी कर लो, ठीक है। तो वो भी है, वो आगे बढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से अपने इसको कवर कर लेते फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर विजिबल नहीं है √3 की पावर 18 इज इक्वल टू √9 की पावर x, आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब देखो √3, रूट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया, पावर में हाफ, तो 3 की पावर हाफ और पावर 18। √9 क्या होता है, 9 का √3 होता है, ये अपने को पता है, ठीक है। पावर में पावर तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां पे देखो क्या आएगा, 3 की पावर में 9 इज इक्वल टू 3 की पावर में x, 3 की पावर 9 3 की पावर x के बराबर है। हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, x की वैल्यू
9 लाते हुए। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा सवाल था, हलवा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, और हम लोग को इसको सॉल्व करना है। अगर आप लोग को प्रॉपरली नहीं दिख रहा है तो मैं इसको भी अच्छे से बता देता हूं। 2a क्यूब b की पावर 4 होल की पावर 6 अपॉन 4a क्यूब b का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, बस डिस्ट्रीब्यूट करना है पावर्स को अच्छे से और सॉल्व करना है। सबसे पहले अपने ये जो पावर 6 है वो सबको दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 की पावर में 6 आएगा, ये a क्यूब की पावर में भी 6 आएगा, ये b की पावर 4 की पावर में भी 6 आएगा, होल अपॉन ये 4 का स्क्वायर, ये a क्यूब का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे ये 2 की पावर 6 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार हुआ। 2 की पावर 6 जो है वो क्या होगा 64। ठीक है, उसके बाद a क्यूब की पावर 6 है, पावर में पावर होता है तो बोलो अपने को पता है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, a की पावर 18। ठीक है, फिर b की पावर 4 की पावर 6 तो b की पावर 24 होल अपॉन 4 की पावर 2 16 होता है इंटू 2 की पावर 6 64 होता है। ठीक है, a की पावर 3 की पावर 2 a की पावर 6 b की पावर 2 b की पावर 2। ठीक है, और इधर a स्क्वायर b स्क्वायर, तो देखो b स्क्वायर कट गया। अब देखो ये 64 बाय 16 करेंगे तो आ जाएगा 64 बाय 16 कितना होता है 4। ये a की पावर 18, ये a की पावर 2 है। मल्टीप्लाई होता है तो पावर क्या होती है बोलो प्लस, डिवाइड होता है तो पावर क्या होती है बोलो माइनस। मल्टीप्लाई होता है तो पावर प्लस होती है, डिवाइड होता है तो पावर माइनस होती है, याद रखेंगे। तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस a की पावर 20, b की पावर तो 24 ही बचेगा, है कि नहीं, b की पावर 4 ही है, पावर में 6 ही है। ओके ओके, तो ये a की पावर में हमारा 20 बच रहा है अपॉन a की पावर में 6 इंटू b की पावर 24। ये a की पावर 6 इधर जाएगा तो 4 a की पावर 14 हो जाएगा और b की पावर 24 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो a स्क्वायर b स्क्वायर है वो नीचे ही है। ठीक है, ये जो a स्क्वायर और b स्क्वायर है वो नीचे ही लिखा है, तो हमें नीचे लिखना था, हमने ऊपर लिखा है। तो वो हमें एग्जाम में सोचना पड़ेगा कि ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना है। तो नीचे लिख के शायद आंसर आ जाए। हाँ, नीचे लिख के आ जाएगा, नीचे लिखोगे तो a स्क्वायर b स्क्वायर नीचे आ गया, हाँ फिर आ जाएगा। तो 64 बाय 16 4, यहाँ पे इनको प्रॉपर ब्रैकेट के साथ देना चाहिए पर ब्रैकेट के साथ दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये a की पावर 18 है, ये a की पावर 6 है तो a की पावर 12 बचेगा, और ये a की पावर 2 है, ये तो भूल ही गए। b की पावर 24 और ये b की पावर 2, b की पावर 2, b की पावर 4, तो 4 a की पावर 10 और b की पावर 20 इज द आंसर। तो करेक्ट आंसर देखो क्या है, डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ गुड क्वेश्चन। हमको है ना कुछ दिया है, हमको क्या दिया है गौर से देखेंगे, मैं एकदम आराम से समझाना चाहूंगा ये दोनों क्वेश्चंस को। जो मैंने आपको 11th और 12th आइडेंटिटी बताई थी ऊपर, उसी के क्वेश्चंस हैं ये। 125 जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो 12th नंबर की आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, और 128 जो आपको दिख रहा है वो 11th आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। हमको देखो क्या बोला गया है, क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी प्लस क्यूब रूट सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्यूब रूट ए को लिख दो a की पावर 1/3, क्यूब रूट बी को लिख दो b की पावर 1/3, और क्यूब रूट सी को लिख दो 1/3 और इक्वल टू 0। देखो अभी तक जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, इसको a अज्यूम कर रहा हूं, इसको b अज्यूम कर रहा हूं और इसको c अज्यूम कर रहा हूं, कैपिटल A B C। ठीक है, तो इस पूरे टर्म को a की पावर 1/3 एज अ होल को मैं a अज्यूम कर रहा हूं, b की पावर 1/3 एज अ होल को b अज्यूम कर रहा हूं, c की पावर 1/3 एज अ होल को c अज्यूम कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो 0 गिवन है ना। जब भी a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो हमें पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3
ए बी सी बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर होता है, ये अपने को पता है। अब देखो हमने जो ए बी सी अज्यूम किया है वो इसमें पुट कर दो। कैपिटल ए को क्या माना था, ए की पावर 1/3, कैपिटल बी को क्या माना है, बी की पावर 1/3, कैपिटल सी को क्या माना है, सी की पावर 1/3 उसका क्यूब इज इक्वल टू 3। ए की जगह पे लिखेंगे ए की पावर 1/3, इधर बी की पावर 1/3 और इधर सी की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो क्यूब का मतलब 1/3 की पावर 3, पावर में पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, सिर्फ ए बचेगा, इधर सिर्फ बी बचेगा, ये 3 लिखा है, और इधर सिर्फ सी बचेगा। इधर क्या बचेगा देखो 3 ए बी सी, तीनों की पावर 1/3 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी होल की पावर 1/3। आई गेस यहां तक सबको क्लियर है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, मैंने क्या किया है, तीनों टर्म्स प्लस, तीनों का टर्म प्लस करके 0 है ना, हमने तीनों को इंडिविजुअली कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी अज्यूम कर लिया है। तीनों को इंडिविजुअली अज्यूम करने के बाद हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी जब 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, बोलेंगे 3abc के बराबर होता है। वो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद हमको देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का होल क्यूब बताओ। तो मैं ये जो 3 है इसको नीचे लेके जाता हूं, तो क्या बन गया देखो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बन गया। हमको क्वेश्चन में इसका होल क्यूब पूछा है तो मैंने दोनों साइड क्यूब कर दिया, तो देखो क्या बना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का क्यूब इज इक्वल टू ए बी सी। तो ये हमारा आंसर है, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, नेक्स्ट दोनों सवाल मतलब ये तीनों ही अच्छे हैं, ये रीसेंट पीवाईक्यूजी है, रिसेंटली आए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमको क्या बोला है, x की पावर किसके बराबर है, y बाई ए। x जो है वो किसके बराबर है, y की पावर a, y जो है वो किसके बराबर है, z की पावर b, z जो है वो किसकी बराबर है, x की पावर c। इतना गिवन है, हमको ए बी सी का वैल्यू ढूंढना है। देखो बहुत प्यार से बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने। हमारे पास एक्स वाई जेड तीन क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले अपने जेड लिखते हैं, जेड क्या है देखो एक्स की पावर सी है, और एक्स क्या है देखो वाई की पावर है, इधर पुट कर दो। जो एक्स है उसकी जगह पे क्या पुट कर रहा हूं, ध्यान देना, वाई की पावर ए। तो z इज इक्वल्स टू एक्स की पावर c था, उधर x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, y की पावर a लिख दिया। अब हमें पता है पावर में पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इधर लिखेंगे y की पावर ac। तो देखो अब हमें क्या पता चल गया, z इज इक्वल टू y की पावर ac। अब देखो y की वैल्यू क्या है, z की पावर b है, तो ये जो y है इसकी जगह पे z की पावर b पुट कर देता हूं। तो देखो z इज इक्वल टू y की जगह पे मैंने क्या किया, z की पावर b पुट कर दिया और पावर में ac। पावर में पावर तो पावर मल्टीप्लाई, तो z की पावर abc। तो देखो हमें क्या पता चला, z किसके बराबर है, z की पावर abc के बराबर है। ठीक है, z की पावर abc के बराबर है। इधर लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे z की पावर क्या है 1, राइट हैंड साइड देखेंगे z की पावर क्या है abc। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड टर्म इक्वल कब होंगे, जब उनकी पावर्स सेम होगी, क्योंकि बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर सेम होना भी जरूरी है। तो हम यहां पे लिख देंगे 1 इज इक्वल टू ए बी सी। तो करेक्ट आंसर है ए बी सी का वैल्यू 1 है, आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही प्यारा सवाल है, मजा ही आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो देखते हैं, ध्यान से सुनेंगे। हमको क्वेश्चन में बोला गया है 2 की पावर x 4 की पावर y के बराबर है और 8 की पावर z के बराबर है, इतना गिवन है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत अच्छा सवाल। 2 की पावर x को 2 की पावर x ही लेने देता हूं। 4 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 4 को अपने लिख सकते हैं 2 की पावर 2, है ना, और 8 को अपने क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 की पावर 3। ठीक है, अपने ने 4 को 2 का 2 लिखा 2 की पावर 2, और 8 को 2 की पावर 3 लिख दिया है, बराबर बात है। आई गेस इतना क्लियर है। देखो इधर आएगा 2 की पावर x, इधर आएगा 2 की पावर 4y, सॉरी 2y, पावर में पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर आएगा 2 की पावर 3z। अब देखो ये तीनों लोग सेम कब होंगे, देखो तीनों का बेस सेम है 2 2 2,
तो तीनों लोग सेम कम होंगे जब इनकी पावर्स बराबर होगी। तो किसके बराबर होगी? x जो है उसको 2y होना पड़ेगा और 2y को 3z होना पड़ेगा। x जो है उसको 2y होना पड़ेगा और 2y को 3z होना पड़ेगा। बराबर बात है। अभी मैंने आप लोग को सिखाया 11th आइडेंटिटी, ध्यान से सुनो। तीनों वैल्यूज जब इक्वल होती है तो हम क्या करते हैं? तीनों को इंडिविजुअली k अज्यूम करते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा x है उसको मान लिया k, ये जो हमारा 2y है उसको मान लिया k, ये जो हमारा 3z है उसको मान लिया k। तो x को k मान लिया, 2y को, तो x की वैल्यू क्या होगी? k, y की वैल्यू क्या होगी? k/2, z की वैल्यू क्या होगी? k/3। इतना हमें पता चल गया। तो जो क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट था उससे हम इतनी सारी बातें कर सकते हैं। देखो उसके बाद हमारे पास ये जो सवाल है ये बोलता है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z किसके बराबर है? 24/7 के बराबर। देखो अपने को x y z की वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर दो। तो देखो x की जगह पे हम पुट करेंगे क्या? k। y की जगह पे अपने पुट करेंगे क्या? k/2। और z की जगह पे अपने पुट करेंगे क्या? k/3 इज इक्वल टू 24/7। तो 1/2k 1/2k प्लस 1/2k प्लस 1/2k इज इक्वल टू 24/7। 1/2k कितनी बार आ रहा है? देखो 3 बार आ रहा है। तो 3/2k इज इक्वल टू 24/7। यहां से हमको k का वैल्यू मिलेगा, क्या मिलेगा देखते हैं। ये 21 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3 7 जा 21 और 24 2 जा 48 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आ गई 21/48, राइट। अब देखो हम लोग को क्या बोला है? z की वैल्यू निकाल के बताओ। z क्या है? k/3। z इज व्हाट? k को डिवाइड बाय 3। ये जो k है 21/48 उसको डिवाइड बाय 3 कर दो तो 3 7 जा, you would get the answer as 7/48। बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल। आपका इंडाइसिस का सारा नॉलेज चेक करके रख देता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और पते की बात ये है ये PYQ क्वेश्चन था, बराबर। तो इंडाइसिस लॉगरिथम्स जैसे चैप्टर को इग्नोर ना करें। आप लोग को आइडेंटिटीज आती है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इंडाइसिस का लास्ट सवाल है, फिर हम फट से लॉगरिथम पढ़ेंगे और लॉगरिथम की एक एक आइडेंटिटी प्यार से डिस्कस करेंगे। तो देखो हमको क्वेश्चन में ये बोला है और हमको बोला है n का वैल्यू ढूंढ के बताओ। इफ क्वेश्चन विजिबल नहीं है तो मुझे भी विजिबल नहीं है। अब तो 3 की पावर 5 है कि 3 की पावर 6, बस वो नहीं देख पा रहा हूं मैं। कोई बात नहीं, 5 से सॉल्व करेंगे, नहीं आएगा तो 6 मान लेंगे, ठीक है। तो 9 की पावर n लिखा है, 3 की पावर 5 है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं अभी के लिए, मेरे को नहीं दिख रहा सच्ची। तो 3 की पावर 5 से भगवान क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए। फिर 27 की पावर 5 होल अपॉन 3 इंटू 81 की पावर 4 इज इक्वल टू 27। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले ना, क्या करना होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन इज द की। इंडाइसिस एंड लॉग के क्वेश्चंस में हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन इज द की। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर के अलावा कोई भी नंबर आए तो उसका फैक्टराइजेशन कर दो। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, ये जो 4 है वो प्राइम नंबर थोड़ी है, तो मैंने उसको प्राइम नंबर के टर्म्स में लिख लिया, मतलब 2 का स्क्वायर। ये जो 8 है वो प्राइम नंबर थोड़ी है, तो उसको प्राइम नंबर के टर्म्स में लिख दिया, मतलब 2 का क्यूब। तो यही करना होता है कि इंडाइसिस एंड लॉगरिथम का कोई भी क्वेश्चन आए, बिना सोचे समझे प्राइम फैक्टराइजेशन करो और आइडेंटिटीज अप्लाई करो, आपका आंसर जरूर आएगा, टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। 9 देखो क्या होता है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर, ये 3 की पावर 5 होना चाहिए। 27 को लिख देते हैं 3 की पावर 3, इधर 3, 81 को लिख देते हैं 3 की पावर 4 और 27 को लिख देते हैं 3 का क्यूब। सॉल्व करते हैं, 3 की पावर में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, अब आप सीख चुके हैं। 3 की पावर 5, 3 की पावर 15 होल अपॉन 3, 3 की पावर 16, ठीक है, इक्वल टू 3 क्यूब। अब देखो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड 3 की पावर 2n प्लस ये 5 और 15 को ऐड कर देंगे 20, और ये जो डिवाइड है
वो क्या है 1 और 16 उसको भी प्लस कर देते 17 इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ठीक है 17 को ऊपर भेजेंगे तो अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर लो तो 3 की पावर 2n प्लस 20 इज इक्वल टू 3 की पावर 20 क्योंकि कैसे 20 हो गया ये 3 की पावर 17 उधर गया तो 3 की पावर 3 लिखा है 3 की पावर 17 लिखा है प्लस हो जाएगा 3 की पावर 20। ठीक है अब ये जो पावर्स है इनको इक्वेट कर दो तो 2n प्लस 20 इज इक्वल टू 20 2n इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 0। हाई क्वेश्चन आ गया है मतलब आंसर आ गया है तो आंसर बी है वो पावर में 5 ही था। बेसिकली हमने सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन किया है और एकदम प्यार से एकदम ध्यान से बिना कैलकुलेशन का मिस्टेक किए इंडाइसिस की आइडेंटिटीज को अप्लाई किया है और अपना आंसर आ गया है। ठीक है अब हमारे चैप्टर का मेन कंसेप्ट मेन घड़ी आते हुए और आखिरी टॉपिक भी आते हुए दैट इज लॉगरिथम्स। मेरे हिसाब से जितना टाइम पढ़ाया उतना टाइम फिर से लगेगा। ठीक है वो तीनों टॉपिक का मिला के देखो मैंने लॉगरिथम की एक एक चीज बहुत प्यार से बहुत अच्छे से नोट की है। लॉगरिथम का मतलब क्या होता है लॉगरिथम कहाँ यूज किया जाता है और लॉगरिथम कैसे अप्लाई करते हैं वो अपने इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। लॉगरिथम्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले हमारे मन में एक चीज चमकनी चाहिए लॉगरिथम क्या होता है वो समझाना चाह रहा हूं ABP न्यूज ऐसा याद होना चाहिए। आंसर A फॉर आंसर B फॉर बेस P फॉर पावर ऐसा याद रखेंगे। तो अब देखो क्या होता है लॉगरिथम का काम क्या होता है कि कोई भी एक नंबर है उसकी पावर कैलकुलेट करके बताता है। जैसे 2 की पावर x है 32 है। हाँ सर लॉग को यूज करने की जरूरत ही नहीं है हमें पता है x की वैल्यू 5 है। सही बात है आप लोग की x की वैल्यू 5 है। अगर 2 की पावर में ऐसा तो क्या पुट करे तो 128 आएगा। हाँ सर हमें पता है x की वैल्यू 7 है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 की पावर में ऐसा तो क्या पुट करे तो आंसर 10 आ गया। गए ना। अभी आप नहीं बता सकते x की वैल्यू क्या है तो यहां पे आपको लॉगरिथम काम आएगा। लॉगरिथम को कैसे डिनोट करते हैं वो समझते हैं। सारे ऐसे वाले फॉर्म को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या कहते हैं बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो समझना है। तो देखो कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आता है उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर नोट करना है आप लोगों को जैसे देखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस होता है एक बेस नंबर होता है उसकी पावर में कुछ होता है और वहां से आपको कुछ आंसर देखने को मिलता है। अब उसको लॉगरिथम में नोट करना है तो क्या करो पहले लॉग लिखो जो आपका आंसर आना चाहिए था वो इधर लिखेंगे जो आपका बेस है वो इधर नीचे छोटा सा सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे और आपका जो आंसर है वो पावर हो जाएगा मतलब इक्वल टू के सामने पावर लिखना है। जैसे गौर करो 2 की पावर x इक्वल टू 5 है मैंने क्या बोला लॉग लिखने का जो आंसर आया आंसर क्या आया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5 आया है वो इधर लिखेंगे 5। जो हमारा बेस है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या है 2 है उसको नीचे लिखेंगे सबस्क्रिप्ट छोटा सा 2। कभी कभी बच्चों को लगता है सर है ना ये 2 की पावर 5 लिखना चाहते हैं पर सर ऐसा लिख रहे हैं सर को लिखना नहीं आता। रेड फ्लैग है ये चीज रेड फ्लैग है ये चीज गलत है ऐसा नहीं लिखना है। मैं जो लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं। ठीक है तो log 5 बेस 2 और जो ये पावर होती है ना वो आपको मिल जाती है पावर इक्वल हो जाती है। तो अगर आप log 5 बेस 2 कैलकुलेट करेंगे तो आपको पावर मिल जाएगी। तो log का बेसिकली काम ये होता है। तो कभी भी बेस होगा उसकी पावर में एक नंबर होगा सामने आंसर होगा तो क्या करना है log वो जो आंसर है वो बेस में बेस वाला नंबर इक्वल टू पावर। ठीक है तो जो ये पावर वाले नंबर्स होते हैं उनको अपने कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और जो नॉर्मल लॉग वाले नंबर्स वो लॉगरिथमिक फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे आपको हर एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करके दिखाया है। देखो 2 की पावर 8 इक्वल टू y है तो y क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। अरे आप लोगों को पता है सर आप लोग बोलोगे कि सर अपने को तो 2 की पावर 8 पता है कितना होता है 256 होता है तो आप क्यों ऐसा लॉग में कन्वर्ट करो। मैं एक इजी सा एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप लॉग को सीख पाए। ठीक है तो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू y है तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करना है। फटाफट देखेंगे बेस कौन है 2 आंसर में कौन है y पावर में कौन है 8 तो हमको क्या लिखना है log आंसर आंसर में कौन है y बेस बेस में कौन है 2 इक्वल टू पावर इक्वल टू 8। तो ये हो गया देखो log अरे भाई एक सेकेंड हाँ log
फिर जो आपका आंसर है इधर y है, y बेस कौन है 2 इक्वल टू पावर में कौन है 8। सारे क्वेश्चंस ऐसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल टू लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। लॉग देखो आंसर क्या है 23, बेस में क्या है x इक्वल टू पावर। लॉग आंसर क्या है 84, बेस में क्या है 2 इक्वल टू पावर। लॉग आंसर में क्या है b, बेस में क्या है a इक्वल टू क्या है पावर। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अपने सीख गए हैं। ठीक है, लॉग आंसर बेस पावर, लॉग आंसर बेस पावर, डांस का स्टेप बन गया ऐसा कुछ तो। ठीक है, अब क्या समझा रहा था मैं, लॉग आंसर बेस पावर तो बताया मैंने। अच्छा लॉग को पढ़ते कैसे वो समझो भाई। लॉग को पढ़ते कैसे, अगर लिखा है लॉग, इधर लिखा है 8, इधर लिखा है 2, इसको पढ़ना भी एक कला है। लॉग 8 टू द बेस 2, लॉग 8 टू द बेस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइडेंटिटीज ऑफ लॉगरिथम्स विद एग्जांपल्स देखेंगे। सारी आइडेंटिटीज लिख के आया हूं, बहुत अच्छे से लिख के आया हूं, एग्जांपल्स के साथ लिख के आया हूं, आप भी लिखो फटाफट। सबसे पहली आइडेंटिटी देखेंगे, लॉग के अंदर कभी भी 1 होगा, आंसर हमेशा 0 होगा। बेस चाहे कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो, लॉग के अंदर अगर 1 है तो, और बेस चाहे कुछ भी हो, तो आंसर हमेशा क्या होगा 0 होगा। एग्जाम्पल के तौर में log 1 बेस 2 0, log 1 बेस 3 0, log 1 बेस 4 0। log के अंदर 1 है, आंसर 0 होने वाला है, ये पक्की बात है। सेकेंड आइडेंटिटी पढ़ते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी देखो क्या बोलती है कि अगर log का बेस 1 है, अगर log का बेस में क्या है 1 है, ऊपर चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, log का बेस अगर 1 है तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हमेशा नॉट डिफाइंड होगा। एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल में अगर log 1 बेस 1 है नॉट डिफाइंड, log 2 बेस 1 है नॉट डिफाइंड, log 3 बेस 1 है नॉट डिफाइंड। कभी भी आप लोगों के लॉग के अंदर बेस में 1 आ जाएगा तो आंसर जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। कभी भी लॉग का नंबर और बेस का नंबर वो सेम है, लॉग के अंदर वाला नंबर और जो बेस वाला नंबर है अगर वो सेम है तो आंसर जो होता है वो हमेशा 1 होता है। जैसे log 5 बेस 5, 5 और बेस में 5 दोनों सेम है, आंसर 1। 10 और बेस में 10 दोनों सेम है, आंसर 1। 15 और बेस में 15 दोनों सेम है, आंसर 1। ठीक है, नेक्स्ट कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में सिर्फ log a लिखा है और बेस में कुछ दिया ही नहीं है, तो क्या अज्यूम करें सर, बेस में अगर कुछ ना गिवन हो तो क्या मानना है। तो दो तरीके के लॉगरिथम होते हैं, एक कॉमन लॉगरिथम होता है और एक नेचुरल लॉगरिथम होता है। अगर कहीं पे भी शब्दों में लिखा है कॉमन लॉगरिथम, इसका मतलब बेस में 10 अज्यूम करना है। अगर कहीं भी शब्दों में लिखा है नेचुरल लॉगरिथम, इसका मतलब बेस में e अज्यूम करना है, e इज 2.718। ठीक है, तो कहीं पे भी कॉमन लॉगरिथम लिखा हो तो बेस में 10, नेचुरल लॉगरिथम लिखा हो तो बेस में e। अब अगर ये दोनों भी शब्द यूज नहीं किए हैं तो कभी भी इंडाइसिस लॉग चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको देख के पता चल जाएगा कौन से चैप्टर का सवाल है। कभी भी इंडाइसिस या लॉग चैप्टर का क्वेश्चन है और अगर आप लोग को बेस में कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब बेस में क्या मानेंगे बोलो 10। अगर वो कैलकुलस का क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और बेस में कुछ भी नहीं गिवन है, तो उसका मतलब क्या मानना है ई। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं, अगर आपको लिख दिया log 10 तो बेस में कुछ नहीं लिखा, हमारा तो चैप्टर इंडाइसिस लॉगरिथम का क्वेश्चन है, मतलब बेस में क्या होगा 10 होगा, तो बेस में 10। अब मैंने दो आइडेंटिटी को मिक्स कर दिया ऊपर वाला नंबर और बेस वाला नंबर अगर सेम होता है तो आंसर क्या आता है 1 आता है, तो log 10 बेस 10 आपका आंसर क्या दे देगा 1 दे देगा। नेक्स्ट log 5 है, बेस में कुछ नहीं है तो अगेन बेस में 10 मानेंगे, तो log 5 बेस 10 बराबर। फिफ्थ आइडेंटिटी पे बढ़ते हैं। कभी भी जो नंबर होता है ना, log के अंदर वाले जो नंबर है उसकी जो पावर है, वो जो पावर होती है वो हमेशा ऐसे नीचे बैठ जाती है। नंबर की पावर हमेशा नीचे बैठ जाएगी, नंबर की पावर हमेशा नीचे बैठ जाएगी। जैसे log 1000 है, और बाप रे log 1000 है, सब मिट गया log 1000 है। ठीक है, अब हम लोग 3-4 आइडेंटिटी को मिक्स करने वाले।
बेस में कुछ नहीं लिखा है तो हमने क्या अज्यूम कर लिया, बेस में क्या लिखा है 10, अभी आपको सिखाया। उसके बाद 1000 को मैं क्या लिख सकता हूं 10 का क्यूब, तो मैंने यहाँ पे 10 का क्यूब लिख दिया। जो ऊपर वाला नंबर है, ऊपर है ना, उसको हम नीचे लेके आ सकते हैं ऐसे, तो 3 को हम नीचे लेके आएंगे तो 3 log 10 बेस 10। अब अपने को पता है log 10 बेस 10 क्या होता है, 1 होता है, तो हमने इधर log 10 बेस 10 को 1 कर दिया और आपका जो फाइनल आंसर है वो 3 आ गया है। ठीक है, और ऊपर चले गए हम इतना, ठीक है, ओके 3 आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, हमको बोला गया log 8 बेस 2, log 8 बेस में 2 है। अब आप देखो 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को आप लोग 2 का क्यूब लिख सकते हो। मैंने आपको बताया था जब भी इंडाइसिस एंड लॉग का क्वेश्चन होगा या इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इज द की, उसके बाद आप आइडेंटिटीज अप्लाई करो, आपका आंसर जरूर आएगा। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इज द की अपने को पता है, तो यहाँ पे 2 का क्यूब लिख दिया 8 को। ये पावर जो है, ये पावर जो है वो हमारी नीचे आ जाएगी, ये जो पावर है ये हमारी पावर नीचे आ जाएगी, पावर नीचे आ गई, 3 को नीचे लेके आ गए, log 2 बेस 2 को अपन ने 1 कर दिया, आंसर अगेन आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सवाल है, log 2√2 और log 64 बेस में 2√2 है। जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, मैं आपको ये गारंटी देता हूं 99.99% केसेस में जो नीचे वाला नंबर है ना, उसी की कुछ पावर 64 होगा। मतलब नीचे लिखा है 2√2, बेस वाला नंबर है 2√2, उसी नंबर का कुछ एक पावर होगा जो आप लोग को रिजल्ट करके दे देगा 64। तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 का पावर 4। तो हमको ये सोचना है कि मैं 2√2 की पावर ऐसा तो क्या करूं तो आंसर 64 आ जाए। ठीक है, तो 2√2 की पावर 4 से 64 आता है। ये जो पावर 4 है उसको नीचे लेके आ जाएंगे, फिर log 2√2 बेस 2√2 बचेगा, उसको हम 1 लिख देंगे, आंसर 4 आ जाएगा। अब देखो आपका सवाल होगा, सर आपने ये तो बता दिया कि लॉग के अंदर वाला जो नंबर है उसकी जो पावर है वो नीचे आ जाती है, पर जो अगर बेस है वो बेस वाला नंबर होगा तो उसकी पावर कहां जाएगी, तो उसकी पावर रेसिप्रोकल होके नीचे आएगी। लॉग के अंदर वाले नंबर की पावर नीचे आ जाती है, बेस के पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। एग्जाम्पल करते हैं, log 10 बेस 100 लिखा है, ये जो 100 है, ये जो 100 है उसको मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं। यहाँ पे बेस है 10, उसकी पावर क्या है 2 है, तो जो पावर 2 है उसको नीचे लेके आएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो पावर में हाफ, मतलब बाहर आ जाएगा हाफ, ये हाफ नीचे आ गया। अब log 10 बेस 10 बचा है, हमें पता है जब ये वाला नंबर बेस वाला नंबर सेम होता है तो आंसर 1 आता है, तो करेक्ट आंसर हाफ हो जाएगा। ठीक है, ये आइडेंटिटीज को अच्छे से याद रखोगे, आपके सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे, ये मैं आपको प्रूफ करके दूंगा जब हम पीवाईक्यूज करेंगे तब। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमको बोला है log 8 बेस में 64 है, 64 को अपने क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जो बेस वाला नंबर है वो क्या है, 8 है, उसकी पावर क्या है 2 है। बेस वाले नंबर की जो पावर होती है वो हमेशा रेसिप्रोकल होके नीचे आती है, जो 2 है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज हाफ। तो हाफ log 8 बेस 8, ठीक है, log 8 बेस 8 1 हो जाएगा, आपका आंसर हाफ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, सर अगर ऐसा हुआ क्या ये वाला नंबर है उसकी भी पावर कुछ है, बेस वाला नंबर है उसकी भी पावर कुछ है, तो ये दोनों पावर्स का क्या होगा। जो सीखा है वही होगा, ये वाले नंबर की पावर नीचे जाएगी, बेस वाले नंबर की पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी। देखो log a की पावर m, b की पावर n, दोनों की पावर है, तो ये वाली पावर नीचे जाती है अपने को पता है, ये रही, और ये वाली पावर का रेसिप्रोकल होता है, ये अपने को पता है, ये रहा। तो m बाई n log a बेस b, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो m बाई n log a बेस b। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, log 1000 बेस 100, 1000 को क्या लिख सकते हैं 10 का क्यूब, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। सामने वाले नंबर की पावर में क्या है 3, नीचे आ जाएगी। ठीक है, और बेस वाले नंबर की पावर में क्या है 2, नीचे तो आएगी पर रेसिप्रोकल होके आएगी, तो क्या होगा देखो 3/2 log 10 बेस 10, 3/2 log 10 बेस 10, log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, बचेगा 3/2। नेक्स्ट देखेंगे log 128 टू द बेस 64, एक और एग्जांपल,
128 जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 7। 64 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 6। अब जो नंबर है उसकी पावर में 7 है वो नीचे आ जाएगा, 6 है मतलब बेस की नंबर की पावर क्या है 6, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो 7/6 log 2 बेस 2, आंसर 7/6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आगे बढ़ते हैं। देखो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको सारी आइडेंटिटीज तो सिखाऊं, बस सिखाऊं ही नहीं उसके साथ उसके एग्जाम्पल देके आपको समझाऊं भी कि आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करते हैं। तो ध्यान से समझना, सारी आइडेंटिटीज अच्छे से नोट करना। नेक्स्ट वाला देखो क्या है, लॉग ए है और लॉग बी है। जब भी लॉग प्लस में होते हैं ना तो आंसर मल्टीप्लाई हो जाता है। गिवन दैट की जो बेस है वो सेम होना चाहिए, अगर बेस सेम नहीं होगा तो ये आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते। रेड फ्लैग, बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम नहीं है तो वो रेड फ्लैग है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बात करूं, इधर लिखा है मान लो log 3 to the base 8 प्लस log 5 to the base 8, दोनों का बेस सेम है और प्लस में है ना, दोनों का बेस सेम है और प्लस में है। प्लस का मतलब अंदर वाले नंबर का क्या करना है बोलो, मल्टीप्लिकेशन। प्लस में अंदर वाले नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अंदर में नंबर इधर 3 लिखा है, इधर 5 लिखा है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। तो log 15 टू द बेस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारी आइडेंटिटी को मिक्स कर दिया मैंने। अब log 10 बेस 100 प्लस log 1000 बेस 100, ठीक है। बेस सेम है, प्लस में है, बेस सेम है प्लस में, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। बेस सेम में प्लस में मल्टीप्लाई कर दें फटाफट। तो log 10 और 1000 का मल्टीप्लाई 10,000 और नीचे 100। एक आइडेंटिटी अप्लाई की, दूसरी आइडेंटिटी देखो क्या अप्लाई कर रहा हूं। ये जो 1000 है 10,000 है उसको मैं 100 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो दूसरी आइडेंटिटी ये है कि सामने वाले नंबर की अगर पावर होती है तो वो नीचे आ जाती है, तो उसको नीचे भेज दिया। अब तीसरी आइडेंटिटी देखो क्या अप्लाई कर रहा हूं कि अगर लॉग के अंदर वाला नंबर और बेस वाला नंबर सेम है तो आंसर जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो 2 log 100 बेस 100 1 हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा, ठीक है। आपका जो आंसर है वो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी सेम इसी की तरह है, प्लस मतलब मल्टीप्लाई, माइनस मतलब डिवाइड। गिवन दैट कि आपका जो बेस है वो सेम होना चाहिए, रेड फ्लैग पे नजर रखें, ठीक है। तो log a टू द बेस c माइनस log b टू द बेस c इज इक्वल्स टू log ऑफ a बाई b बेस c। बेस वही रहता है, ठीक है। मतलब कोई भी दो नंबर्स है अगर उनका सब्ट्रैक्शन किया, अब देखो लिखा है log 100 माइनस log 10, बेस तो दिया ही नहीं है सर। तो बेस नहीं दिया है तो क्या मानना होता है, बताया है बताया है बताया है, बोलो क्या मानना है। 10 चिल्ला दिया आप अपने उधर वीडियो के उस साइड से, मैं सुन लिया आपकी आवाज। तो बेस में अगर कुछ नहीं गिवन है मतलब बेस में 10 है, तो बेस में हमारे पास 10 है, ये अपने को पता चला। तो दोनों का बेस सेम है, 10 है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया मतलब 10 है। माइनस हो रहा है मतलब डिवाइड होगा, मतलब जो नंबर है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इनका डिवीजन होने वाला है। तो 100 और 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, 100 और 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा, बराबर बात है। और बेस में कुछ नहीं दिया था मतलब 10, और log 10 बेस 10 1 होता है, ये अपने को पता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हम लोग क्या बोला है, log 64 टू द बेस 2 माइनस log टू द 8 बेस 2, ठीक है। log 8 टू द बेस 2, अगेन माइनस है, बेस सेम है, माइनस है मतलब डिवाइड होगा, तो log बेस वही रहेगा 2 का 2, और जो दो नंबर है 64 और 8 वो डिवाइड होने वाले हैं, 64 अपॉन 8 कर दो तो आपका 8 हो जाएगा। तो log 8 टू द बेस 2 बचा। ये एक आइडेंटिटी यूज किया। आप 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हो, पावर को नीचे ला सकते हो, और log 2 बेस 2 को 1 करके आंसर 3 लिख देंगे। बेस चेंजिंग फॉर्मूलाज बात करते हैं। ये कुछ ऐसी फॉर्मूला है, 10th और 11th ऐसी आइडेंटिटीज है जो बच्चे भूल जाते हैं। बोनस आइडेंटिटी देंगे 12th आइडेंटिटी जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो 12th आइडेंटिटी आपकी एक बोनस टिप है, वो भी हम आगे कोई एक क्वेश्चन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो 12th आइडेंटिटी भी जो है वो उस पर भी बच्चे बिल्कुल ही गौर नहीं करते। 10th और 11th आइडेंटिटी बहुत ही अंडररेटेड आइडेंटिटीज है, कोई ध्यान नहीं देता। अगर log a टू द बेस b लिखा है तो इसका मतलब क्या है समझो। कभी भी log 3 टू द बेस 5 लिख दिया, आपको बोला इधर देखो बेस क्या है 5, सर मुझे बेस 5 पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छा लगता बेस 5, मैं बोर हो चुका हूं बेस 5 से सर,
बहुत हो गया सर। तो अगर हम लोग ये जो बेस है इसको चेंज करना चाहते हैं तो हम कैसे चेंज करेंगे समझो। log a टू द बेस b को आप log a होल अपॉन log b लिख सकते हो और बेस अपने मन का चूज कर सकते हो। जैसे log 3 बेस 5 है तो आप उसको log 3 अपॉन log 5 लिख सकते हो। बेस आप अपने मन का रख दो जो आपको चाहिए। जा तू 5 से बोर हो चुका है तो 10 ले ले, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दिया है इधर log 13 टू द बेस 8, 8 से परेशान हो गए सर अब हम, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे log 13 अपॉन log 8, बेस आप अपने मन का चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 5 लिख दिया मान लो। और दूसरी एक और बेस चेंजिंग फॉर्मूला है वो ये है कि अगर log a बेस b लिखा है तो आप उसका रेसिप्रोकल करते हो तो नंबर्स इंटरचेंज हो जाते हैं। log का रेसिप्रोकल मतलब नंबर्स इंटरचेंज, मतलब क्या है समझो। log 10 टू द बेस 3 है, अगर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये जो दो नंबर है इनकी जगह इंटरचेंज कर दो, 3 लिख दो और इधर 10 लिख दो, ठीक है। एक तरीके से इधर भी तो बेस चेंज हो रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ log 15 टू द बेस 8 तो क्या करेंगे log 8 टू द बेस 15, ठीक है, बराबर है। इसको हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला कहते हैं। log को अगर आप रेसिप्रोकल करने वाले हैं तो log के दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर देना आपका कर्तव्य है, ठीक है, बराबर बात है। आगे बढ़ते हैं। 12th आइडेंटिटी जो है वो आपकी एक बोनस टिप होगी, मैं आपको बाद में दूंगा वो। 11th आइडेंटिटी पे भी लोग गौर नहीं करते, वो ये है कभी भी हमारा कोई भी एक नंबर है उसकी पावर में log है तो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर इंटरचेंज हो सकते हैं, ये दोनों नंबर्स इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे आप गौर करेंगे, ये एक एग्जांपल करते हैं ना, देखो 10 की पावर log 3 लिखा है, कोई भी एक नंबर की पावर में log है तो log के अंदर वाला नंबर और नीचे वाले नंबर को स्वैप कर दो, देखा है ना वो रील नहीं मीम ऐसे करने वाला, ठीक है, अक्षय कुमार का ऐसा। तो 10 की पावर log 3, अब देखो बेस वाला नंबर 10 है और पावर में देखो log 3 है, log के अंदर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर को आप इंटरचेंज कर सकते हो। 3 को नीचे लेके जाओ, 10 को ऊपर लेके जाओ, 3 की पावर log 10 हो जाएगा। बेस में देखो कुछ नहीं लिखा है, बेस में कुछ नहीं लिखा है मतलब बेस में क्या है 10 है, log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। आपका फाइनल आंसर जो है वो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों को लॉग की सारी आइडेंटिटीज का रिवीजन करवाया है, साथ ही साथ उसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए। अब देखते हैं कितना आपने सीखे हैं। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये पहले करवाना चाहिए, बट कोई बात नहीं। देखो हम लोग को log 3 बेस 10 दिया है वो x है, log 4 बेस 10 दिया है वो y है, ठीक है। और log 120 बेस 10 का वैल्यू आपको खुद से कैलकुलेट करना है। भाई मस्त सवाल है। देखो अभी है ना log 120 है, अब आप ऐसा सोचो कि मैं 120 को क्या लिख सकता हूं, ठीक है। 120 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 120 को लिख सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया 120 को। सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हो, हम 60 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं तो 120 को मैंने 4 इंटू 3 इंटू 10 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे log 3 और log 4 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मतलब मुझे 120 को 4 और 3 के टर्म्स में ही लिखना पड़ेगा अगर मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो, ठीक है। अब अपने एक आइडेंटिटी सीखे, मतलब log के अंदर अगर प्लस है तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई है तो प्लस भी होगा, ठीक है। तो उसी का उल्टा लिख रहे हैं हम, देखो लिख रहे हैं log 4 बेस 10 प्लस log 3 बेस 10 प्लस log 10 बेस 10। मल्टीप्लाई है तो प्लस, प्लस है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो प्लस, प्लस है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड, डिवाइड है तो माइनस, ठीक है। अब देखो log 4 बेस 10 आपको y दिया है, log 3 बेस 10 अपने को x दिया है और log 10 बेस 10 अपने को पता है क्या होता है, बोलो। दूसरी आइडेंटिटी अप्लाई करी है कि अंदर वाला नंबर और बेस वाला नंबर सेम है तो आंसर 1 आता है। तो करेक्ट आंसर आपका x प्लस वाई प्लस 1 है, जो आपका आंसर हो जाएगा वो b हो जाएगा। नेक्स्ट गौर करेंगे, हमको बोला है log x की पावर 6 कैलकुलेट करके बताओ। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं जैसे आपको दिखे। हमको बोला गया है log x की पावर 6 कैलकुलेट करके बताएंगे और हमको ये कुछ वैल्यूज गिवन है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं, कैसे करेंगे बताओ। सर आप बताओ, हम कैसे बताएं चलो बताते हैं।
देखो हमको log x दिया है, ये जो पावर में 2 है मैं उसको नीचे लेके जा सकता हूँ, बोलो ये जो पावर में 2 है आप इसको नीचे लेके जा सकते हो ना, तो क्या लिखेंगे प्लस 4 log x, मैंने अभी सिखाया पावर नीचे आ जाती है तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 4 बन गया। सिमिलरली अगले वाला क्या हो जाएगा बताओ, ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा तो 9 बन जाएगा, 9 log x इज इक्वल टू 14। अब log x ये log x ये log x, तो कितने log x है देखो, एक इधर 1 log x है, इधर 4 log x है, इधर 9 log x है, 1 log x प्लस 4 log x प्लस 9 log x, तो टोटल कितने log हुए 14 log x हो गए। ठीक है, तो log x की वैल्यू देखो क्या आ गई 1 आ गई। हमको क्वेश्चन में तो ये पूछा है log x की पावर 6, अगर x की पावर 6 है तो हमें पता है कि ये पावर नीचे आ जाती है तो 6 log x हो जाएगा, और log x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1, तो 6 इंटू 1, तो आंसर 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, log प्लस में है, प्लस का मतलब हमें पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। अच्छा इधर का आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया डी, ऐसे लिखना अच्छा लगता है, अच्छे से कराऊं है ना। नेक्स्ट, अब देखो log में प्लस करना है, प्लस का मतलब क्या है आप लोगों को पता है, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, तो log p स्क्वायर q स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन क्यू आर पी क्यू। ठीक है, मैंने log के अंदर वाले जितने भी लोग हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखो ऊपर p 2 बार है, नीचे भी p 2 बार है, काट दो, ऊपर r 2 बार है, नीचे भी r 2 बार है, काट दो, ऊपर 2 क्यू बार है, नीचे भी 2 क्यू है, काट दो, log 1। अब हमने ये भी सीखा है कि log के अंदर 1 होता है तो आंसर क्या होता है, log के अगर अंदर 1 होता है तो आंसर 0 होता है, तो करेक्ट आंसर जो है हमारा बी है। नेक्स्ट, आपका जो 12वीं आइडेंटिटी और आपकी जो बोनस स्टेप है वो अपने यहाँ पे देने वाले हैं। हमको देखो क्या बोला है, log a टू द बेस रूट 3 इज इक्वल टू 6 है, तो आपको a निकालना है, log हटाना पड़ेगा ना अगर आपको a कैलकुलेट करना है। तो देखो आंसर में a तो है ही नहीं, क्या आंसर में a है, सॉरी क्या आंसर में log है, क्या आंसर में log है, नहीं आंसर में log नहीं है। तो अगर आंसर में log नहीं है तो log हटाना पड़ता है। log हटाने का तरीका क्या है, नीचे वाला नंबर सामने, सामने वाला नंबर पावर में, साथ में बोलेंगे बेस वाला नंबर सामने, सामने वाला नंबर पावर में, फिर से बेस वाला नंबर सामने, सामने वाला नंबर पावर में। ठीक है, तो अगर आपको log को हटाना है तो ये जो बेस वाला नंबर है ये इधर, इसको इधर ही रहने देने का, a को इधर ही, बेस वाले नंबर को सामने और जो सामने नंबर था उसको पावर में, तो a इक्वल टू रूट 3 की पावर 6, तो रूट 3 की पावर 6 करेंगे, रूट 3 मतलब 3 की पावर हाफ होता है, पावर में पावर, अल्ट्रा पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, अल्ट्रा पावर नहीं, तो a की वैल्यू 27 आ जाएगी, आंसर a है। ठीक है, तो ये है हमारा कि अगर बेस सामने जाएगा, log हटाना है अगर, तो बेस सामने, सामने वाला पावर में, इफ log हटाना है तो। ठीक है, तो ये आपकी 12th आइडेंटिटी है, कभी भी ऐसा लिखा है, देखो एक और एग्जांपल करते हैं, टेंशन क्यों लेना है, ऐसा लिखा है, मैं आपको बोलूंगा x निकाल के बताओ, मतलब आपको log को हटाना पड़ेगा तो ही तो x मिलेगा, तो log को हटाना है, इस वाले नंबर को नीचे, बेस वाला नंबर सामने, सामने वाला नंबर पावर में, अरे ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 की पावर 64। आई गेस आपको क्लियर हो गया कि अगर हमें log को हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम लोग को दिया है log 64 बेस में रूट 2, प्राइम फैक्टराइजेशन इज द की, देन आइडेंटिटी अप्लाई करें। log 64 को क्या लिख सकता हूं बोलो, 2 की पावर 6, पावर नीचे आ जाती है 6, log 2 बेस रूट 2, 6 log 2, ये रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट का मतलब क्या होता है, इंडाइसिस में सीखे हैं, रूट का मतलब क्या होता है, पावर में हाफ। अब ये वाली जो पावर है वो किधर जाएगी, बाहर तो जाएगी, बट रेसिप्रोकल, बेस वाला जो नंबर होता है उसकी पावर जाती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हाफ को रेसिप्रोकल कर दो तो 12, log 2 बेस टू 1 होता है, आंसर 12 है, करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, क्लियर होता है, आइडेंटिटी अप्लाई करने से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
आइडेंटिटी सारी अप्लाई करना सिखाया विथ अच्छे एग्जाम्पल्स। देखो नेक्स्ट सवाल अब फिर से आ गया, वो अभी हम लोग ने किया ना, कौन सा वाला किया था अभी, 120 वाला। ठीक है, अब हमारे पास 15 है, हमको 2 और 3 दिया है। 15 को 2 और 3 के टर्म्स में तो लिख ही नहीं सकते, कैसे लिखोगे? 15 को क्या लिख सकते हैं बताओ? 3 इंटू 5। अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सोचने विचारने वाला है। log 15 बेस 10 है। हाँ, तो चलो हम लोग लिख सकते हैं 15 को 3 इंटू 5। ठीक है, ऐसा तो लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में है मतलब प्लस में लिख सकते हैं, मतलब log 3 प्लस log 5। सर हमें log 3 का तो वैल्यू दिया है x, समझ आता है, पर log 5 का नहीं दिया है और log 2 का दिया है, क्या चमन लोगे सर? हमारा तो सॉल्व करके 5 आ रहा है, पर इधर तो 2 दिया है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो 5 को 2 के टर्म्स में लिखने का ट्राई करो। कैसे ही लिख सकते सर, आप कुछ भी बोल रहे हो, 5 को 2 के टर्म्स में तो नहीं लिख पाएंगे। लिख सकते बच्चा लोग, दिमाग लगाओ। तो अगर हम 5 को 2 के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो मैं समझाता हूं। 5 को 2 के टर्म्स में लिखना है तो आप 5 को लिख दो 10/2, है ना, 10/2 5 ही तो होता है। और डिवाइड का मतलब सब्ट्रैक्शन, तो हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब log 10 बेस 10 सब्ट्रैक्ट log 2 बेस 10। प्लस में है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में तो प्लस, डिवाइड में है तो माइनस, माइनस में तो डिवाइड, ऐसा। ठीक है, अब देखो log 3 बेस 10 क्वेश्चन में गिवन है, क्या है? x। log 10 बेस 10 तो सर क्वेश्चन में नहीं गिवन है। अरे चमन लोगो, log 10 बेस 10 तो 1 होता है ना, समझाया था ना मैंने अभी आइडेंटिटी में कि ये वाला नंबर और बेस वाला नंबर सेम होगा तो 1 आएगा। और log 2 बेस 10 इज व्हाट? y, तो x माइनस y प्लस 1 इज द आंसर। करेक्ट आंसर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा बेस चेंजिंग फॉर्मूला का। तो नेक्स्ट सवाल में बेस चेंज करना है। देखो क्या क्या लिखा है, log 4 बेस 3 लिखा है। ठीक है, अगर मेरे को बेस 3 अच्छा नहीं लग रहा तो मैंने लिख दिया log 4 अपॉन log 3। बेस मेरे मन का मैंने 10 लिया, मेरे को लिखने का थोड़ा शांत रखना है, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बेस में कुछ नहीं लिखता हूं मतलब 10 लिखा है। log 5 बेस 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की? 10th वाली आपने लिखी होगी। तो log 5 बेस 4 को क्या लिखेंगे? log 5 अपॉन log 4। log 6 बेस 5 को log 6 अपॉन log 5। सिमिलरली सबको ओपन करते देखो, log 7 बेस log 6, log 8 बेस log 7 तो log 8 बाय log 7, और इधर लिख दिया log 9 बाय log 8। ठीक है, बराबर है। log 4 log 4, log पूरा पूरा कट सकता है, ऐसे कोई खाली log log मत काट देना, और 4/3 प्लीज मत लिख देना। ये log 5 log 5 log 6 log 6 log 7 log 7 log 8 log 8। देखो आंसर क्या बच रहा है, log 9 अपॉन log 3। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिखते हैं। हमें पता है कि जो अंदर वाला नंबर होता है उसकी जो पावर होती है वो किधर जाती है, नीचे आ जाती है। तो आप लिखोगे 2 log 3 होल अपॉन log 3। log 3 को कट कर दो, यू वुड गेट द आंसर एज 2। तो करेक्ट आंसर जो है वो आपका 2 है, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी गुड सवाल। ठीक है, अ गुड क्वेश्चन इज हियर। आपको निकालना है, आपको कुछ दिया है, log x दिया है, log y दिया है, आपको log 100x अपॉन वाई स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। log 100x अपॉन वाई स्क्वायर, मुझे पता है मल्टीप्लाई मतलब प्लस और डिवाइड मतलब माइनस। 100 और x मल्टीप्लाई में है मतलब वो लोग प्लस होने चाहिए, और वाई स्क्वायर डिवाइड में है मतलब वो माइनस होना चाहिए। ठीक है, log वाई स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई में मतलब प्लस, डिवाइड में मतलब माइनस। बेस में अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब बेस में 10 है। मैं 100 को क्या लिख सकता हूं, 10 का स्क्वायर। मैं log x बेस 10 को वैसा ही रहने दे रहा हूं, y की पावर में 2 है उसको मैं ऐसे नीचे लेके जा सकता हूं, 2 log y बेस 10।
ये पावर 2 को नीचे लेके आओ इधर, तो 2 log 10 बेस 10, इधर आएगा log x बेस 10, इधर आएगा log y बेस 10। अब जो जो वैल्यू है सब पुट कर दो। देखो log 10 बेस 10 क्या होता है, अगर अंदर वाला नंबर बेस वाला नंबर सेम हो तो हमेशा आंसर 1 होता है, तो इधर आ जाएगा 2। log x बेस 10 क्वेश्चन में गिवन है m प्लस n माइनस 1, और log y बेस 10 क्वेश्चन में गिवन है m माइनस n। तो 2 प्लस m प्लस n माइनस 1 माइनस 2m प्लस 2n। सॉल्व करते हैं, ये n और ये 2n 3n हो जाएगा, ये m और ये माइनस 2m माइनस m हो जाएगा, ये 2 और ये माइनस 1 1 हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है 1 प्लस में, 3n प्लस में, m माइनस में, आंसर a है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यार, 1 प्लस 1 माइनस m प्लस 3n। बात एक ही है, ठीक है, ये वाला जो हमने निकाला और ये हमने निकाला, अरेंज कर दिया, रीअरेंज कर दिया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो a हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद हम ये हमारे लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है। उसके बाद हम कुछ रेड फ्लैग्स डिस्कस करेंगे जो हमें एग्जाम के दौरान नहीं करने हैं, जिससे हमारे मार्क्स ग्रीन ग्रीन हो। तो देखो हमको बोला गया है log बेस में 6 है, 3 log 10 है और 100 है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। ब्रैकेट किधर किधर बनाया, देखो ऐसा कुछ। ये 100 जो है इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 10 स्क्वायर, बाकी सबको वैसा ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। ये जो 100 है ना उसको लिख दिया 10 स्क्वायर, और बस ना, हाँ ठीक है। ये जो 10 का पावर में 2 है वो 2 को नीचे लेके आ जाओ, ये 2 को इधर इधर इधर, तो इधर लेके आओ नीचे। तो क्योंकि हमें पता है ना पावर ऐसे नीचे आता है। अब कुछ बच्चे कहाँ गलती करते हैं, ये पूरी 2 को ऐसे उठा के फेंक देते एकदम नीचे, एकदम ही बाहर नहीं डालना है, जो log है उसके जस्ट बाजू में डालना है। तो log ये जो 3 है उसके बाजू में, ये जो log है ना इधर इधर आना चाहिए, इधर ऐसे। तो 3 के बाजू में आएगा 2 और log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा, बोलो 1 हो जाएगा, हमें पता है। और log 3 इंटू 2 6, इधर बेस 6, log 6 बेस 6 इज 1। तो करेक्ट आंसर आपका 1 आ जाएगा और आंसर है ए। नेक्स्ट कुछ रेड फ्लैग्स डिस्कस करते हैं जो हमें कभी भी परफॉर्म नहीं करने एग्जाम दौरान। वो क्या है, कभी कभी बच्चे लोग log a प्लस log b को log a b, log के अंदर a प्लस b लिख देते, log कॉमन निकाल लिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो log a प्लस log b में log कॉमन कभी नहीं निकल सकता है, ये ध्यान देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या है, log ab है। करेक्ट वन इज दिस, ग्रीन कलर में लिखना चाहिए था। अब मेरे को कलर इतना अच्छे से दिखते नहीं है, वरना मैं लिख देता, कोई बात। इधर भी सेम वही चीज है, ये एक रेड फ्लैग है, log कॉमन नहीं निकाल देना। आपको क्या लिखना है, log a बाई b, ठीक है। आंसर में डिवाइड होता है ना, माइनस मतलब डिवाइड होता है, बराबर बात है। नेक्स्ट एक और रेड फ्लैग ये है कि log a और log b नीचे है तो log log काट देते हैं भाई और a बाई b लिख देते हैं, गलत। दिस इज अ रेड फ्लैग। log कब कट कर सकते हो, जब ऊपर भी log 4 लिखा है नीचे भी log 4 लिखा है, पूरे पूरे log 4 को कट कर सकते हो, इंडिविजुअल log नहीं काट सकते भाई, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों को रटवा दिया था मैंने भी, और आप रट भी लेते हो कि प्लस का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड का मतलब माइनस, ऐसा सब याद रहता है ना। तो आप लोग बहुत गलतियां करते हो। इधर आप लोग बोलते हो सर log a अपॉन log b, सर ने सिखाया था डिवाइड, डिवाइड का मतलब माइनस, log a अपॉन log b को मैं log a माइनस log b लिख देता हूँ, गलत हो गया ना ये। अरे सर आप ही ने तो सिखाया डिवाइड मतलब माइनस। अरे बच्चा लोग, डिवाइड मतलब माइनस कब होता है, जब अकेला log हो। देखो एक log होता है ना, तो log के अंदर a बाई b लिखा है तब उसको log a माइनस log b लिखा जा सकता है, ठीक है, तब ही लिखा जा सकता है, और एल्स नहीं लिखा जा सकता, बराबर बात है। तो इस तरीके से करना है, log ऑफ a बाई b को log a माइनस log b लिखो, जरूर लिख सकते हैं, पर ऐसे वाले log को ऐसा माइनस मत बना देना। डिवाइड में लिखना चाहते हो एक ही log लगाना होता है, 2 log से काम नहीं होता। सेम डिवाइड मतलब माइनस, माइनस मतलब डिवाइड, तो माइनस से डिवाइड ये नहीं बनता है, ये बनता है, एक ही log बचता है, 2 log नहीं। दूसरा एक और रेड फ्लैग है, देखो ये रहा,
रेड फ्लैग इज व्हाट? रेड फ्लैग इज log a प्लस log b को log a इंटू log b लिख देते। सर ने सिखाया प्लस मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब प्लस, गलत। प्लस से आंसर मल्टीप्लाई तो आएगा, सही बात है, पर उसमें भी एक ही लॉग बचता है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट दिस। दिस इज अ रेड फ्लैग। तो लॉग वाले क्वेश्चंस में बच्चे ये नॉर्मल गलतियां कर लेते हैं। प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस में अपने को ध्यान देना है, लॉग सिर्फ एक होता है आंसर में, दो नहीं, ठीक है। प्लीज मेक श्योर कि आप ये गलतियां ना करें। दूसरा, ऐसे लॉग कॉमन ले लेना, ना, बिल्कुल नहीं। लॉग काट देना ऊपर नीचे, बिल्कुल नहीं। हाँ, आप लॉग कट कर सकते हो मैथमेटिकली, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये दोनों कटना होता है, बट अगर आमने सामने एक लॉग है तो ये खाली लॉग उड़ा के a इक्वल टू बी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। मैथमेटिकली ऐसा नहीं बोला जाना चाहिए कि कट गया लॉग, वो गलत बात है, बट हाँ ऐसा प्रतीत होता है कि लॉग कट रहा है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। जैसे लॉग है a स्क्वायर, इधर है लॉग a, इधर है लॉग b, तो आप ऐसे सारे लॉग काट सकते हो क्या? नहीं, अगेन अ रेड फ्लैग। आमने सामने जब एक लॉग होंगे तभी कट करना, वरना नहीं। देखो ये है log a स्क्वायर इज इक्वल टू log ab, तो क्या इधर कट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं भाई, इधर कर सकते हो, उधर नहीं कर सकते। एक लॉग होना चाहिए आमने सामने तो ही कट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे रेड फ्लैग्स बता दिए हैं जो आप लोग को ध्यान में रखने चाहिए, ताकि आपका एग्जाम में अच्छे नंबर आए, खराब नंबर नहीं। नॉर्मली हमारा काम होता है ना रेड फ्लैग्स को इग्नोर करना, इसलिए। तो रेड फ्लैग्स हम लोग ने यहाँ पे अच्छे से क्लियर कर लिए। ये सारी चीजें हम लोगों को नहीं करनी है, ये करेंगे तो एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बढ़िया से नंबर आएंगे। तो यहाँ पे हम हमारे आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बात बोलना चाहूंगा कि हम लोग ने इस लेक्चर में सारी की सारी A to Z चीजें कवर करने का ट्राई किया है। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम्स, सारे के मैंने आपको प्रॉपर्टीज, आइडेंटिटीज बताई है जो हमारे एग्जाम में आ सकती है। अगर कैलकुलेशन करते टाइम कुछ मिस्टेक हो गई हो तो भूल चूक माफ करें, रीजन बीइंग गलतियां मेरे से ही होगी, मतलब ह्यूमन से ही होगी, राइट। इफ कुछ गलती हुई है तो मैंने ट्राई किया है कि कहीं पे भी कोई गलती ना हुई हो, ठीक है। तो आई होप सो आपने मेरी जो सूचना है उसका ध्यान दिया होगा, आपने नोटबुक पेन लेके सारी चीजें अच्छे से लिखी होगी, ठीक है। तो आज की क्लास इसी के साथ समाप्त करेंगे। ये फैंटास्टिक सा रिवीजन को यहाँ पे एंड करा जाएगा। हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे और अच्छे मार्क्स लाते रहे। थैंक यू।